Hello, dear learners. Welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to discuss Administration of the Act and Rules of DNC Act 1940. आज के लेक्चर में हम जो भी बॉडीज़ है, डिफरेंट बॉडीज़ है जो कि DNC एक्ट के अंदर वर्क करती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये जो पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट, इसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। आज हम पहले पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इस पार्ट में मैंने एडवाइजरी बॉडीज़ के मेंबर्स और फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया है एंड सीडीएल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज, ये पॉइंट भी मैंने इसमें कवर किया है। तो ये पार्ट्स देखने से पहले मैंने डीएनसी एक्ट का इंट्रोडक्शन वो भी एक लेक्चर अपलोड किया है एंड शेड्यूल्स भी अपलोड किया है। तो ये सीक्वेंस वाइज देखो तभी आपको ये पार्ट समझ में आएंगे। सो लेट डिस्कस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स ऑफ डीएनसी एक्ट 1940। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स। अब 1940 के जो भी एक्ट है वो इम्प्लीमेंट हो गए इंडिया में, उसके रूल्स भी इम्प्लीमेंट हो गए, लेकिन वो जो एक्ट है इफ़िशिएंटली रन होता है कि नहीं, ये चेक करने के लिए कोई ना कोई सुपरवाइज बॉडी तो भी चाहिए। इसलिए उन्होंने इस एक्ट के तहत ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज़ को इस्टेब्लिश किया। तो उन्होंने उस बॉडीज़ को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी आती है एडवाइजरी बॉडी, देन एनालिटिकल बॉडी एंड एग्जीक्यूटिव बॉडीज। अब हर एक बॉडी के अंदर कुछ ग्रुप वर्क करते हैं। तो पहले हम देखेंगे एडवाइजरी बोर्ड के अंदर वर्क करते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड DTAB एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCC। एनालिटिकल बॉडीज में अगेन 3 ग्रुप वर्क करते हैं, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरीज, इट इज ऑल्सो नोन एज CDL, then drug control laboratory in states and the government analyst. In executive bodies 3 ग्रुप वर्क करते हैं, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़, कस्टम कलेक्टर एंड ड्रग इंस्पेक्टर। अब हमें एग्जैक्टली इसमें क्या पढ़ना है। पहले अगर हम बात करें बॉडीज़ की, तो बॉडीज़ में कितने मेंबर्स रहते हैं और उनका काम क्या है। फॉर एग्जांपल एडवाइजरी बॉडी में मेंबर कितने और उनका फंक्शन क्या है, सेम तीनों बॉडी के बारे में आपको पढ़ना है। तो उनके अंदर जो भी ग्रुप्स आते हैं उनका फंक्शन क्या है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ के बारे में बात करें, उसमें आता है ड्रग इंस्पेक्टर। तो इसमें हमें ये सीखना है कि क्वालिफिकेशन क्या लगता है फॉर बिकम ए ड्रग इंस्पेक्टर, बाद में एक्सपीरियंस कितना चाहिए, बाद में पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ये सारी चीज़ें हमें इस सेक्शन में सीखनी है। तो इसके रिलेटेड भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा इन फ्यूचर, तो वो भी देखना। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है फॉर योर थ्योरी एज वेल एज फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसके बारे में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन GPAT एंड DI एग्जाम्स। सो बी इन टच विथ माई चैनल। नाउ फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट एडवाइजरी बॉडीज इन विच 2 ग्रुप्स कम्स DTAB एंड DCC। लेकिन एग्जैक्टली इसमें हमें क्या पढ़ना क्या है वो हम पहले डिस्कस करते हैं। इसमें हमें 2 चीज़ें पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड फंक्शन। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट द मेंबर्स हु वर्क्स अंडर द DTAB एंड DCC। तो ये 2 पॉइंट हमें DTAB और DCC में डिस्कस करने। तो सबसे पहले हम DTAB के बारे में डिस्कस करते। तो DTAB में कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं, मतलब कौन से मेंबर्स आते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेंबर्स कम्स अंडर DTAB, एक्स ऑफिसो मेंबर्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स एंड इलेक्टेड मेंबर्स। तो हम डिस्कस करते कि एक्स ऑफिसो में और नॉमिनेटेड और इलेक्टेड में कौन से मेंबर्स आते हैं, और उसके बाद हम फंक्शन डिस्कस करेंगे DTAB का। तो सबसे पहले आते हैं एक्स ऑफिसो मेंबर्स। ओके, तो उसमें पहला आते डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस जो कि चेयरमैन है, देन डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया, देन डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कलकत्ता, देन चौथे मेंबर्स आते हैं डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कासोली, देन डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजात नगर, देन प्रेसिडेंट ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, देन प्रेसिडेंट ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम PCI भी कहते हैं, देन डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। ओके, तो इस सारे मेंबर्स को कैसे ध्यान में रखें, क्योंकि बिकॉज ये थ्योरी एज वेल एज योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो भी आप तैयारी करते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसमें पूछे जाते हैं। तो एग्जैक्टली इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो क्वेश्चंस आते हैं कि हु इज़ द चेयरमैन ऑफ DTAB, तो इट्स अ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, ये एक क्वेश्चन आता है। देन लोकेशन भी पूछी जाती है कि CDL का लोकेशन कहाँ पे है, दैट्स कैलकाटा।
सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे आते हैं? ये तो कासोली। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? सो इज़ात नगर। तो आपके इसके लोकेशंस भी पता चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। और एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि विच आर द एक्स ऑफिसो मेंबर्स। तो ऑप्शंस ले लेते ए बी सी डी, तो उनमें से कोई भी एक रॉन्ग रह सकता है, नहीं तो कोई भी एक करेक्ट रह सकता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो ये जो एक्स ऑफिसो है हम एग्जैक्टली कैसे याद रख सकते हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक है। ओके, इन एक एक्स ऑफिसो देर आर 5 डायरेक्टर, 2 प्रेसिडेंट एंड 1 ड्रग कंट्रोलर इंडिया। तो ये अगर आपको नंबर्स ध्यान में रहते तो आप थ्योरी में भी आप ये एप्लीकेबल है, और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें तो ये बहुत ही ईजी जाता है। तो एक्स ऑफिसो को आप कैसे ध्यान रखोगे? 5 डायरेक्टर, जिसमें से एक डायरेक्टर जो है वो चेयरमैन है, एंड 2 प्रेसिडेंट्स एंड 1 ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट मेंबर्स आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो ये नॉमिनेटेड मेंबर्स अगर ध्यान में रखने हैं तो आपको एक नंबर ध्यान में रखना पड़ेगा 212। और हम ये कैसे यूज़ करते हैं? सी, पहले जो नॉमिनेटेड मेंबर्स है दे आर 2 पर्सन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द पर्सन हु आर इन चार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोल इन द स्टेट्स। मतलब इंडिया में जितने भी स्टेट्स है और हर एक स्टेट्स में ड्रग कंट्रोल की पोस्ट रहती है। तो ऐसे कोई भी 2 स्टेट में से ड्रग कंट्रोलर्स नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेकंड नॉमिनेटेड पर्सन है 1 पर्सन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मतलब कोई भी एक पर्सन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वर्क करता है, डेफिनेटली उसको एक्सपीरियंस चाहिए। दैट पर्सन इज इज नॉमिनेटेड ओके बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो तीसरे नॉमिनेटेड पर्सन है 2 पर्सन्स होल्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट अंडर दिस एक्ट टू बी नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब 2 ऐसे पर्सन्स हमें चाहिए who holding the government analyst post, okay, and that 2 government analysts are nominated by the central government। तो ये नंबर आपके ध्यान में रह सकता है। 2 persons from the drug as a work as a drug control in states, 1 person who are working as pharmaceutical industries, and 2 persons who holding the post of government analyst। So all these persons are nominated by the central governments। नाउ द लास्ट मेंबर ऑफ DTAB इज इलेक्टेड मेंबर्स। मतलब इनमें इलेक्शंस होता है, थ्रू इलेक्शंस थ्रू दे आर सिलेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। तो इसमें आपको एक नंबर ध्यान में रखना पड़ेगा 51। ओके, हम ये कैसे यूज़ करेंगे? सी, जो पहले मेंबर आते हैं 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द PCI, दैट्स अ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फ्रॉम अमॉन्ग द टीचर्स इन फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी on the staff of an Indian university or a college affiliated thereto। मतलब पहला जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया, एक टीचर उनको चाहिए, ओके, दैट टीचर हैविंग फार्मेसी बैकग्राउंड, उनका स्पेशलाइजेशन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी भी चलेगा, लेकिन वो जिस कॉलेज में वो वर्क करते हैं दैट कॉलेज शुड बी एफिलेटेड बाय द पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़। ओके, और वो जो टीचर है वो कौन सिलेक्ट करते हैं? एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ PCI। ओके, नाउ the second elected person is the 1 person to be elected by the executive committee of medical council of India from among teachers in medicine or a therapeutics on the staff of an Indian university or a college affiliated thereto। same criteria, लेकिन इसमें जो टीचर है, okay, that teacher should be a faculty of medicine, okay, and वो जहाँ पे भी वर्क करते हैं वो कॉलेज एफिलेटेड रहना चाहिए बाय पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। और इनका जो सिलेक्शन रहता है, ओके, दैट शुड बी डन बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ओके, सेम जो ऊपर हमने डिस्कस किया, लेकिन इसमें सिर्फ टीचर का क्राइटेरिया चेंज होता है और एग्जीक्यूटिव कमेटी चेंज होती है। देन थर्ड वन इज 1 फार्माकोलॉजिस्ट टू बी इलेक्टेड बाय द गवर्निंग बॉडी ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देन फोर्थ इलेक्टेड पर्सन इज 1 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय द सेंट्रल काउंसिल ऑफ द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। And the last one, the 1 person to be elected by the Council of the Indian Pharmaceutical Association, it is also known as IPA। so ये मेंबर्स आपको ध्यान में रखने थे, उसके लिए 51, हर एक में एक ही मेंबर है, लेकिन दैट मेंबर्स इलेक्टेड बाय द डिफरेंट कमिटीज। ओके, तो ये कमिटी ध्यान रखना और उसमें से एक ही पर्सन वर्क करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेंबर्स हु कम्स अंडर द DTAB। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शंस ऑफ DTAB ऑन नेक्स्ट स्लाइड। The DTAB comes under the
advisory boards. So definitely their first function is to advise the central government and state government on the technical matters arising out of the administration of this act. अगर कोई भी टेक्निकल इश्यूज आते हैं उस पर एडवाइस देने का काम इस DTB का है. Then second function to carry out the other functions assigned to it by this act. इस एक्ट के तहत कोई भी फंक्शन अगर उसका असाइन किया है वर्क तो वो काम करना DTB का है. अदर देन द फंक्शंस सम इम्पोर्टेंट information which are related to DTB that we are discuss here now. The nominated and elected members of the board shall hold office for 3 years but shall be eligible for re-nomination and re-elections. जो भी nominated persons है ओके इन अनइलेक्टेड मेंबर्स है DTB के वो 3 साल तक ऑफिस को होल्ड करके रह सकते. ओके 3 साल होने के बाद दे कैन अगेन अप्लाई फॉर द सेम पोस्ट, मतलब वो री इलेक्शन और री नॉमिनेशंस के लिए भी सिलेक्टेड हो सकते हैं. ओके द लास्ट पॉइंट ऑफ DTB इज देयर इज अ सेपरेट आयुर्वेदिक एंड यूनानी DTAB कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सेक्शन 33C ऑफ द एक्ट. इस एक्ट के 33 सेक्शन के तहत आयुर्वेदिक और यूनानी के लिए भी एक DTB का प्रोविजन इस एक्ट ने किया है. So this is all about DTAB. Now we will discuss DCC, Drug Consultative Committee. It is also known as advisory body constituted by the central government. इसमें 2 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशंस है, मतलब मेंबर्स आते. पहला है 2 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 1 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच स्टेट गवर्नमेंट. जितने भी स्टेट्स है इंडिया में उसके हर एक मेंबर स्टेट का वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव. So this is about the constitution of DCC. Now function of DCC to advise the central government, state governments and a drug technical advisory board on any other matters tending to secure uniformity through India in the administration of this act. मतलब जो भी फंक्शन और जो भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस है वो हर एक जगह यूनिफॉर्मली ही इम्प्लीमेंट होने चाहिए, इसके रिलेटेड एडवाइस देने का काम DCC का है. द ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी शाल मीट व्हेन रिक्वायर्ड. ओके उनको एक अथॉरिटी भी है, उनको जब लगेगा दे शुड बी मीट एट एनी मंथ्स और एनी वीक. ओके हैज़ टू पावर टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर. DCC को खुद के एक पावर भी है कि वो किसी भी प्रोटोकॉल को चेंज करके अपना खुद के प्रोसीजर और प्रोटोकॉल बना सकते हैं. So this is all about the DCC. Now next one is the analytical bodies. In these analytical bodies, the 3 groups work under this body. First one is Central Drug Laboratories CDL, Drug Control Laboratories in states and government analyst. So in this lecture we just discuss only CDL, and Drug Control Laboratories in states and government analysts will be discussed in another lecture. So firstly we discuss about CDL. Now we discuss about CDL, Central Drug Laboratories. Firstly it is established in Calcutta under the control of director appointed by the central government. मतलब जो भी CDL के जो भी वर्क है ओके उसका सब कंट्रोल जो CDL के डायरेक्टर है उनके पास है. ओके एंड दिस CDL इज एस्टेब्लिश इन अ कैलकाटा. सो नाउ वी डिस्कस द फंक्शन. एक्चुअली इन फंक्शन अगर आपका क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग CDL तो इसमें क्या लिखना पड़ता है कि कौन से सैम्पल्स CDL के अंडर टेस्ट होते हैं और कौन से इंस्टीट्यूट जो CDL के अंडर है वो कौन से सैम्पल टेस्ट करवाते हैं. ओके मतलब कोई भी ड्रग रिलेटेड हो, फॉर्मुलेशन रिलेटेड हो, या कोई भी मेडिकल डिवाइस रिलेटेड हो, या कोई वेटरनरी डोजेस फॉर्म रिलेटेड हो, तो ये सारे सैम्पल्स कहाँ पे टेस्ट होते हैं. क्योंकि सैम्पल तो सभी CDL में आते हैं लेकिन CDL उस सैम्पल्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है फॉर टेस्टिंग पर्पज. वो दूसरे इंस्टीट्यूट को एक्सरसाइज देता है टू टेस्ट दिस सैम्पल्स. तो एक्चुअली वो मेन फंक्शन है. लेकिन मैंने एक इसी स्लाइड में समराइज करके रख दिया कि एग्जैक्टली क्या फंक्शन है CDL का. ओके समझने के लिए मैंने यहाँ पे फंक्शंस डिस्कस कर रहा हूँ. सबसे पहले एनालिसिस और टेस्ट ऑफ सैम्पल ऑफ ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स सेंड बाय द कस्टम कलेक्टर और कोड्स. कस्टम कलेक्टर या कोड जो भी सैंपल है ड्रग का हो या कॉस्मेटिक का उस
सैंपल को टेस्ट करवाना, उसका एनालिसिस करना, ये पहला फंक्शन है सीडीएल का। देन एनालिटिकल क्वालिटी कंट्रोल QC ऑफ द इम्पोर्टेड सैंपल, मतलब जो भी इंपोर्ट होके आते हैं इंडिया में सैंपल्स, उनका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करना, ये काम सीडीएल का है। देन कलेक्शन, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड्स, प्रिपरेशन ऑफ रेफरेंस स्टैंडर्ड्स एंड देयर मेंटेनेंस। सी द रेफरेंस स्टैंडर्ड्स एंड इंटरनल स्टैंडर्ड्स, ये जो टर्म्स है आपको एनालिटिकल सब्जेक्ट में और इजी समझ में आएगा। मैं यहाँ पे अगर डिस्कस करूँ ये, तो ये इट्स रिक्वायर्ड ए ह्यूज टाइम। सो नेक्स्ट फंक्शन, मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोबियल कल्चर। ओके, दिस माइक्रोबियल कल्चर क्यों चाहिए? बिकॉज समटाइम सम पैरेंटल डोजेस फॉर्म लाइक इंजेक्शन सलाइंस, उनकी भी टेस्ट करवानी पड़ती है, उसमें माइक्रोबियल कल्चर ये इंपॉर्टेंट टेस्ट में यूज होने वाला मटेरियल है। सो वी all of you know about that we are doing the practical of microbiology, that time we required this microbial culture. Okay, then any other duties assigned by the central government, and last, acting as an appellate authority in matter of disputes। अगर कोई विवाद है किसी भी टेस्टिंग रिलेटेड, तो उसमें ये एडवाइस देने का काम, ओके, एज अ ऑथोरिटी रहती है सीडीएल को, ओके, टू क्लियर दैट डिस्प्यूट्स। ओके, सो दिस इज समराइज कि एग्जैक्टली सीडीएल क्या काम करता है, वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे कौन से सैंपल किस जगह पे टेस्ट होते हैं। दैट्स द एक्चुअल फंक्शन ऑफ सीडीएल। फॉलोइंग ड्रग्स और क्लासेस ऑफ ड्रग फंक्शन ऑफ द सीडीएल आर कैरिड आउट एट सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कासुली। जो भी सीडीएल की तरफ कुछ सैंपल जाते हैं और वो सैंपल कासुली, मतलब जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये परफॉर्म करते हैं। तो कौन से सैंपल और ड्रग के हम टेस्टिंग करते हैं काउसिलियम में? सीरा, वैक्सीन, टॉक्सिन, एंटीजन, एंटीटॉक्सिन, सोल्यूशन ऑफ सीरम, प्रोटीन फॉर इंजेक्शंस, देन स्टरलाइज, सर्जिकल लिगेचर, सूचर एंड बैक्टीरियोफेज। ये सारे जो क्लास है ड्रग के और डोजेस फॉर्म में, ये कहाँ पे चेक होते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं इन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट of Kasuli under the CDL. Okay. Then function regarding oral polio vaccines are tested or exercised by Deputy Director and the head of polio vaccine testing laboratory of Central Research Institute Kasuli. See, जो oral polio vaccines भी आती है वो भी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट काउसिली में आती है, लेकिन वो भी ये एक्सरसाइज जो है, मतलब टेस्टिंग जो एनालिसिस है, ये भी सैंपल दूसरे इंस्टीट्यूट को भेजते हैं। तो कौन से टेस्टिंग सेंटर से जहाँ पे ये ओरल पोलियो वैक्सीन भी टेस्ट की जाती है? दे आर पॉचर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कन्नौर, देन इंटेरियोवायरल रिसर्च सेंटर ICMR, हाफकिन इंस्टीट्यूट पार्ले मुंबई, एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा। तो इन इंस्टीट्यूट में भी ये ओरल पोलियो वैक्सीन टेस्ट की जाती है। लेकिन ये सैंपल कौन भेजता है इन इंस्टीट्यूट को? सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट काउसिली। और ये सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट काउसिली किसके अंडर काम करता है? CDL के। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज द ड्रग और क्लास ऑफ ड्रग्स फंक्शन ऑफ CDL आर कैरिड आउट एट इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजातनगर और मुक्तेश्वर। मतलब जो भी वेटरनरी रिलेटेड अगर कोई सैंपल CDL की तरफ आता है, जो कोर्ट नहीं तो कस्टम कलेक्टर जो सैंपल भेजेगा रिगार्डिंग वेटरनरी ड्रग और डोजेस फॉर्म, तो CDL वो क्या करेगा? इट दैट सैंपल आर सेंट टूवर्ड्स द इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजातनगर और मुक्तेश्वर। तो कौन से सैंपल है जो कि इस इंस्टीट्यूट के अंदर टेस्ट किए जाते हैं? एंटीसीरा फॉर वेटरनरी यूज, वैक्सीन फॉर वेटरनरी यूज, देन टॉक्सिड फॉर वेटरनरी यूज एंड द डायग्नोस्टिक एंटीजन फॉर वेटरनरी यूज। ये सारे सैंपल इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इजातनगर और मुक्तेश्वर में टेस्ट किए जाते हैं अंडर CDL। ओके, देन इन केस ऑफ कॉन्डोम्स द सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेटरी गाजियाबाद में अपना IPB पब्लिश होता है, अपडेटेड ऐप इंडियन फार्माकोपिया। ओके, तो जो भी कॉन्डोम्स रिलेटेड इश्यूज है दैट टेस्टेड इन अ सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेटरी। इन केस ऑफ VDRL antigen, function of CDL to carried out at laboratory of the serologist and chemical examiner to the government of India, कोलकाता। तो जो भी VDR एंटीजन रिलेटेड अगर इश्यू है वो सैंपल CDL की तरफ आएगा एंड CDL दैट सैंपल इज टेस्टेड टू सेंड टुवर्ड्स द serologist and chemical examiner to the government of India, कोलकाता। Then intrauterine device and
Fallopirinx tested at Central Drug Testing Laboratory, Thane. Okay. Now the next sample, human blood and blood product and components functions carried out at three different institutes. See, National Institute of Communicable Disease, Department of Microbiology, Delhi, National Institute of Virology, Pune, then Center of Advanced Research in Virology, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर। ये तीन जगह पे ये ह्यूमन ब्लड रिलेटेड और उसके प्रोडक्ट रिलेटेड टेस्टिंग होती है, जो कि सीडीएल के अंडर वर्क होता है। द नेक्स्ट वन इज होम्योपैथिक मेडिसिन एट होम्योपैथिक फार्माकोपिया लैबोरेटरी, गाजियाबाद। मतलब गाजियाबाद में जो लैबोरेटरी है होम्योपैथी की, वहाँ पे ये होम्योपैथी मेडिसिन की टेस्टिंग होती है। द ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट्स एंड डायग्नोस्टिक किट्स फॉर HIV, हेपेटाइटिस बी, सरफेस एंटीजन एंड हेपेटाइटिस बी एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, नोएडा। तो इस नोएडा के इंस्टीट्यूट में ही ब्लड ग्रुपिंग के जो भी रिएजेंट है और जो भी किट है रिलेटेड टू HIV, हेपेटाइटिस बी, वो सारी किट्स और रिएजेंट्स इस इंस्टीट्यूट में टेस्ट की जाती है अंडर द सीडीएल। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ सीडीएल। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वर्किंग प्रोसीजर ऑफ सीडीएल। एग्जैक्टली क्या प्रोसीजर्स है कि सीडीएल में सैंपल को टेस्ट किया जाता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देयर आर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व्ड in working of CDL. First step is dispatch of the sample for test or analysis by that sample is sent by the court, okay, or custom collector. Then recording of condition of the seals, then report of result of test or analysis, आफ्टर टेस्टिंग वो रिजल्ट भी जनरेट करते हैं। एंड लास्ट वन इज सिग्नेचर ऑफ सर्टिफिकेट, मतलब उस पर फाइनलाइज ऑथराइज सिग्नेचर की जाती है। तो ये सारे 4 स्टेप्स मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे समराइज करके रखे, हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप आती है द सैंपल फॉर टेस्ट और एनालिसिस सेंड बाय कोर्ट बाय रजिस्टर पोस्ट इन अ सील पैकेट विद फॉर्म नंबर 1 विथ प्रिस्क्राइब फी टू द डायरेक्टर अंडर द सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 25। हमने बहुत बार ये ऐसे सेक्शंस के बारे में सुना है। तो सेक्शन 25 के अंडर एक सब सेक्शन आता है सेक्शन 4, सब सेक्शन 4 कि उसके तहत ये प्रोसीजर है कि जो भी सैंपल टेस्ट करना है तो कोर्ट वो एक इन्वॉल्व मतलब पैकेट में उसको पैक करेगा और उसके साथ और एक इन्वॉल्व और पैकेट रहेगा जिसमें एक फॉर्म नंबर 1 रहेगा और उसी फॉर्म नंबर 1 में प्रिस्क्राइब फी भी लिखी रहेगी कि टेस्टिंग पर्पज़ आपको कितना फ़ी कलेक्ट करना है। ओके, देन द पैकेट एज वेल एज द आउटर कवर शैल बी मार्क विथ डिस्टिंग्विश नंबर, मतलब जो भी आउटर कवरिंग जो पैकेट रहेगा उस पर एक डिस्टिंग्विश नंबर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? फॉर that should be a confidential matter, that's why they give the distinguished number. Then specimen impression of seal used to seal the packet and form 1 are sent separately by register post, मतलब जैसे वो सैंपल रिसीव हो जाता है डायरेक्टर ऑफ सीडीएल को तो वो क्या करते हैं, एक फॉर्म नंबर 1 की एक कॉपी रहती है, वो कॉपी वो सेंड करते हैं टू द कोर्ट, मतलब एज ए रिसीविंग कि हमें आपका सैंपल रिसीव हो गया है, बाय रजिस्टर पोस्ट के थ्रू ही वो फॉर्म नंबर 1 को भेजते हैं। देन ऑन रिसिप्ट ऑफ पैकेट ऑथराइज ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर ओपन द पैकेट, मतलब जो भी ऑथराइज ऑफिसर रहेगा वो टेस्टिंग सैंपल का जो पैकेट है वो सीडीएल के जो डायरेक्टर है वो उसको हैंड ओवर करेंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ डायरेक्टर ही ओपन दैट पैकेट। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेस्ट और एनालिसिस प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन फॉर्म नंबर 2 विथ फुल प्रोटोकॉल ऑफ द टेस्ट अप्लाइड। टेस्ट करने के बाद सैंपल का टेस्ट करने के बाद एक फॉर्म नंबर 2 आता है, उस पर वो क्या करेगा, जो भी प्रोटोकॉल मतलब हाउ ही टेस्ट दैट सैंपल वो सारा प्रोटोकॉल उस फॉर्म नंबर में लिखेगा और उसका जो भी रिजल्ट है ओके वो फॉर्म नंबर 2 के साथ अटैच करेगा। आफ्टर दैट द सर्टिफिकेट रिगार्डिंग रिपोर्ट इज साइन बाय द डायरेक्टर और ऑथराइज ऑफिसर ऑन हिज बिहाफ। अगर डायरेक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं तो ऑन बिहाफ ऑफ द ऑथराइज ऑफिसर विल बी साइन ऑन दैट सर्टिफिकेट कि जो भी नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट है दैट मेंशन इन सर्टिफिकेट ओके एंड दैट सेंड्स टुवर्ड्स टू द कोर्ट। ओके, so this is all summarized procedure of CDL. Okay, now in next lecture we will discuss about the government analysis and the drug control laboratories which comes under the analytical bodies. So keep in touch with my channel and thank you for your subscription and continuous support. Thank you very much.